बैंक जो है अब ये हमारा बैंक के क्या अर्थ है और बैंक का क्या कार्य है, ये हमें जो बैंकों में सबसे पहले हम बता देते हैं आपको। बैंकों में हम सभी प्रकार के बैंकों को लेते हैं, चाहे भले ही वो प्राइवेट हों, चाहे राष्ट्रीयकृत हों, चाहे देसी हों विदेशी हों। तो बैंकों के बारे में कहा जा सकता है कि बैंक मुद्रा के व्यापारी हैं। भारतीय बैंकिंग नियमन एवं अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह है जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करे। बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना है, जो मांगने पर अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटाया जा सके तथा चेक, ड्राफ्ट तथा किसी अन्य प्रकार से निकाला जा सके। तो ये परिभाषा भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के द्वारा दी गई है। इसी तरह गिलबर्ट जो प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से गिने जाते हैं, उनके अनुसार बैंक पूंजी अथवा अधिक शुद्ध रूप में मुद्रा के व्यवसायी हैं। तो हम उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए मुद्रा एवं साख का लेन देन का कार्य करती है। अगर आपसे बैंक का अर्थ पूछा जाता है तो इन परिभाषाओं और अर्थ के आधार पर आपको बैंक की कुछ 4-5 विशेषताएं, जो 6 से 8 भी हो सकती हैं, भी लिखनी होगी। इन परिभाषाओं से आप वो विशेषताएं निकाल कर लिख सकते हैं। अब लेते हैं हम बैंकों के कार्य। आधुनिक समय में जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनके कार्यों को हम जो है वो समझ सकते हैं। ये 4 प्रकार के कार्य हमने यहाँ पर लिए हैं। पहला है प्राथमिक या परंपरागत कार्य, दूसरा है अभिकर्ता या प्रतिनिधि संबंधी कार्य, तीसरे हैं सामान्य उपयोगी सेवाएं, चौथे हैं वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था, और पांचवा जो कि इनमें सम्मिलित हो जाता है पर फिर भी हम ले लेते हैं साख निर्माण का कार्य। तो ये जो कार्य है इनका हम विशेष रूप से वर्णन करेंगे, और आपको अगर किसी तरह की कोई बात हो तो आप इसमें जो है पुस्तक से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको जो है इन कार्यों को जो यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा बताया गया है समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्राथमिक कार्यों में से हम बैंक के प्राथमिक कार्य, जैसे कि परिभाषा में भी हमने बताया, 2 प्रकार के प्राथमिक कार्य हैं। एक तो जमाएं स्वीकार करना और दूसरा ऋण अथवा उधार देना। तो बैंक जो होते हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, वो विभिन्न प्रकार से जो लोगों की जमाएं स्वीकार करते हैं, विभिन्न प्रकार के खाते रखते हैं। तो हम इसमें जैसे देख सकते हैं स्थायी जमा खाता है, जिसे कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं, और इसमें एक व्यक्ति कुछ समय के लिए पैसे जमा करा देता है, जिसे टर्म डिपॉजिट कहते हैं। उस समय से पहले सामान्यतः पैसे निकालने की अनुमति नहीं होती है, पर फिर भी अगर कोई व्यक्ति बैंक से पैसे निकालता है, क्योंकि पैसा उसी का है जो बैंक में उसने रखा है, तो उस पर कुछ जो ब्याज दर जो कि पहले से तय की हुई है उसको कम करके और हम उसको पैसे लौटा भी सकते हैं। दूसरा चालू खाता। ये जो चालू खाता है सामान्यतः व्यापारियों द्वारा खोला जाता है, और उसमें कितने भी ट्रांजैक्शन आप जो जमा कराने के निकालने के जो है एक दिन में कर सकते हैं। और इस खाते की सबसे बड़ी बात होती है कि इस खाते में जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उनकी संख्या के आधार पर बैंक अपने जो खाता खोलने वाले से कुछ चार्ज वसूल करते हैं। जबकि जो इस खाते में अगर किसी व्यापारी का कुछ पैसा पड़ा भी रहता है तो उस पर जो हमारे बैंक उस व्यापारी को ब्याज नहीं देते हैं। तो एक तरह का व्यापारिक जो हमारा चालू खाता है जो व्यापारियों द्वारा खोला जाता है, ये किसी प्रकार की सेविंग्स के लिए इंसेंटिव नहीं है, किसी प्रकार का जो है बैंक का वो नहीं है, बल्कि बैंक के द्वारा हमारे व्यापारियों को एक प्रकार से उनके बिजनेस में दी गई सुविधा के रूप में हम इसको लेते हैं। अगला है बचत खाता, जो कि हमारे जनसामान्य लोग अपनी बचतों को बैंकों में जमा कराने के लिए खोलते हैं, और इस बचत खाते में सामान्यतः बहुत ही कम दर से जो है ब्याज दिया जाता है, जो कि वर्तमान में जो है 4% थी, पर अभी इसको
बैंकों ने घटाकर वापस 3% तक कर दिया है। ये किसी भी बैंक में कोई व्यक्ति अपना बचत खाता खोल सकता है, और इसमें सामान्यतः जो है कुछ ज़्यादा अमाउंट जमा कराने पर, जो कि हर एक बैंक की अलग अलग होती है, एक चेक बुक भी दी जाती है। जबकि करंट खाता जो होता है, जिसे कि हम चालू खाता कहते हैं, उसमें सामान्यतः लेन देन जो है चेक के द्वारा ही होते हैं। यानी कि वैसे कैश भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर जो लेन देन है, चूँकि खाते जो है फर्म और इस तरह के खोले जाते हैं जिनमें कि चेक द्वारा लेन देन ज़्यादा सही रहता है। तो बचत खाते में चेक बुक मिलती है, पर हर एक बैंक इसके लिए कुछ पैसे जमा करा के अपने पास रखना चाहता है। दूसरा, इस जो बचत खाते में ट्रांजैक्शन अधिक करने पर बैंक जो है तो उत्साहित करते हैं, यानी कि बैंक चाहते हैं कि इस बैंक अकाउंट में हमारे जो खाता खोलने वाले हैं वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करें। और ये जो बचत खाता है, इसमें सामान्यतः कई प्रकार की सुविधाएं हमारे बैंक वाले हमारे ग्राहकों को या जो खाता खोलने वालों को देते हैं, जिसमें जो मेन रूप से एटीएम कार्ड है, चेक बुक है, या जो है इससे लिंक जो है और भी कई प्रकार के जो सुविधाएं देते हैं। अगला है गृह बचत खाता। ये वो छोटे खाते हैं जो कि हमारी गृहिणियाँ खोलती हैं, और उनसे बैंक के कर्मचारी है वो प्रतिदिन जो भी कुछ वो बैंक में जमा कराना चाहते हैं वो खाते खोल लेते हैं। और इन खातों में सामान्यतः ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, और पर इनमें कई प्रकार के इंसेंटिव गृहिणियों को दिए जाते हैं, या जो हमारे कलेक्शन करता हो, जो कि गृहिणियों से जाके पैसा इकट्ठा करके लाते हैं, उनको कुछ जो है वो इंसेंटिव दिए जाते हैं। इसके साथ ही इसका मूल उद्देश्य इस खाते का गृहिणियों के पास में छोटी छोटी जो बचतें होती हैं उनको इकट्ठा करके देश के लिए काम लेना है। अगला खाता लेते हैं हम अनिश्चितकालीन जमा खाता। यानी ऐसे भी खाते होते हैं जिनमें कि हम जो है कोई में वो नहीं होता है, वो अनिश्चित काल के लिए चलते रहते हैं, और ये भी एक बचत खाते की तरह ही काम में आते हैं। अगला है दूसरी प्रकार के अन्य जमाएं। अगला लेते हैं हम इसका जो प्राथमिक कार्य का जो दूसरा इम्पोर्टेंट कार्य है, ऋण अथवा उधार देना। तो ऋण अथवा उधार देने से मतलब है कि बैंक के पास जो पैसा होता है, जो कि उसने सामान्यतः जमाओं से इकट्ठा किया हुआ होता है, वो पैसे को बैंक जो है वो किसी न किसी व्यक्ति को उधार देते हैं, तभी जाकर जो बैंक जो है उनकी अर्निंग होती है। तो यानी हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि बैंक जो है अपने उधार जिनको देते हैं उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं, जबकि जिनसे जमाएँ इकट्ठी करते हैं उनको कम इंटरेस्ट देते हैं। और इस तरह का बीच का जो डिफरेंस है वही बैंकों की कमाई होती है, और वही जो है हमारे कर्मचारियों को, जो हमारे बैंक के कर्मचारी और आवश्यक जो खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए आय होती है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो ऋण खाते व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंकों में आजकल खोले जा सकते हैं। नगद साख। तो नगद साख आपने शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। कैश क्रेडिट अकाउंट क्या होता है कि जो हमारा व्यापारी है या हमारा जो उद्योगपति है, जो अपने व्यापार के दौरान बहुत सारा माल खरीद कर अपने यहाँ रखता है, और उस माल को जो है या तो उत्पादन करके पक्के माल में बना लेता है, या फिर उसको जो माल खरीदता है उसको ही दूसरे लोगों को बेचता है। तो यानी कि वो एक प्रकार का स्टॉक मेंटेन करता है, और इस जो स्टॉक मेंटेन करता है उसमें व्यापारी का या उद्योगपति का काफ़ी पैसा फंस जाता है। तो अब ये जो इतना पैसा फंस जाता है, तो व्यापारी को बहुत ज़्यादा चालू पूंजी की या पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी चालू पूंजी या पूंजी की आवश्यकता पूरा करने के लिए बैंक ये जो स्टॉक है उसकी रहन पर या उसकी सुरक्षा पर या उसकी गारंटी पर कुछ जो है लोन दे देते हैं, और वो लोन नगद नहीं देकर उसका एक खाता बना देते हैं, एक अकाउंट बना देते हैं। उसमें व्यापारी जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है उतने पैसे खाते में से निकाल लेता है। जैसे ही कोई पेमेंट व्यापारी को मिलता है उसके क्रेडिटर से या माल बेचने से, वो भुगतान जो व्यापारी को मिला है वो बैंक में जमा करा देता है। तो सामान्यतः इस प्रकार के जो कैश क्रेडिट लिमिट है स्टॉक के अगेंस्ट दी जाती है,
और इसमें बैंक जो मैनेजर है और हमारा व्यापारी है उसको ये ध्यान रखना होता है कि जो क्रेडिट लिमिट जो यूज़ की गई है, जैसे मान लीजिए किसी को 1 करोड़ की लिमिट बना दी है व्यापारी को, तो उस व्यक्ति ने जो है 40 लाख रुपए जो है वो क्रेडिट लिमिट्स में से निकाल के अपने लोगों को भुगतान कर दिया है। तो यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि स्टॉक जो है वो 40 लाख रुपए से कम का नहीं होना चाहिए, अपितु 50 लाख रुपए का होना चाहिए। इस जो ज़्यादा स्टॉक रखते हैं इसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो बैंक जो है 75% मार्जिन या 80% मार्जिन पर कार्य करते हैं, यानी कि जितना जो पैसा हमारे व्यापारी ने निकाल लिया है उसका 1.25 गुना या 1 पॉइंट जो है 20 गुना स्टॉक वैल्यू वाला होना चाहिए। और इसके लिए हमारे बैंक के जो अधिकारी हैं वो व्यापारी के या उद्योगपति के जाकर बार बार स्टॉक का वेरिफिकेशन भी करते रहते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट में जो है जो लोन देने वालों में कैश क्रेडिट लिमिट आता है। आज की तारीख में हर छोटा व्यापारी, हर छोटा उद्योगपति, बड़ा व्यापारी इस लिमिट के बिना कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी व्यवसाय हैं उनमें जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना बिजनेस नहीं होता है, हो सकता है। और ये वर्किंग कैपिटल को प्रदान करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा? कैश क्रेडिट। अगला लेते हैं हम ऋण एवं अग्रिम। तो हमारे व्यापारी, उद्योगपति या हमारी जो दूसरे लोग हैं जिनको लोन इन एडवांस के रूप में जो धन उधार चाहिए, जैसे मशीन खरीदने के लिए चाहिए, जैसे कि बिल्डिंग खरीदने के लिए चाहिए, माल खरीदने के लिए चाहिए, किसी प्रकार के अन्य प्रकार के लिए जो है वो जो हमारे कृषि वाले हैं उनको कुएं खुदवाने के लिए, बीज खरीदने के लिए, मजदूरी का भुगतान करने के लिए जो लोन चाहिए, इस प्रकार का जो है इसमें टर्म लोन और सारे प्रकार के जो है ऋण हम इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। अगला है आजीविकर्ष। आजीविकर्ष एक लोन नियोग, एक सुविधा हम इसे कह सकते हैं। जब कभी हमारे व्यापारी के बैंक में जो कि चालू खाता होता है उसमें जब कोई पॉजिटिव बैलेंस नहीं हो, यानी कि व्यापारी के खाते में रुपये नहीं हो, और ऐसी स्थिति में व्यापारी को कोई भुगतान करना ज़रूरी हो, तो ऐसे समय पर बैंक वाले आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी विश्वास के आधार पर व्यापारी को जो जमा नहीं है उससे ज़्यादा पैसा निकालने की अनुमति देते हैं, और इसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बहुत ही एक विश्वास जनित चीज़ है, बहुत ही जो है ज़रूरी है, जो कि हमारे व्यापारियों को उनकी मुश्किल के समय मदद करता है। ये सामान्यतः तभी संभव है जबकि एक व्यापारी के बारे में एक बैंक मैनेजर, बैंक का अधिकारी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वो पैसा, चूँकि इसके अगेंस्ट में किसी प्रकार की श्योरिटी नहीं होती है, इसलिए इसको देते समय मैनेजर को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पर फिर भी ये काफ़ी मात्रा में दिया जाता है। और ये साधारणतः 10 दिन के लिए, 15 दिन, महीने के लिए दिया जाता है, लंबी अवधि के लिए नहीं दिया जाता है। और इसके लिए भी जो बैंक के जो अधिकारी हैं वो व्यापारी से अच्छी मात्रा में पैसा वसूल करते हैं। इसकी कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होती है, ये बैंक और व्यापारी के आपसी अंडरस्टैंडिंग पर तय होता है। विनिमय विपत्रों की कटौती। तो विनिमय विपत्र क्या होते हैं कि एक कोई व्यक्ति जो है अगर मान लो किसी दूसरे व्यक्ति से माल उधार खरीदता है तो उस जो बदले में नगद पैसे दे सकता है, बदले में चेक दे सकता है, बदले में कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का आपस में जो है एक विपत्र लिख दिया गया है क्रेता की तरफ से विक्रेता के पक्ष में कि भाई ये जो मैंने माल उधार लिया है जिसकी इतनी अमाउंट मुझे आपको देनी है, ये 3 महीने बाद में मैं आपको चुकता करूँगा। और इस तरह से जो हमारा क्रेता है वो माल खरीद लेता है। अब ये विपत्र है जो इसका 3 महीने बाद में जब हम क्रेता के पास जाएंगे तो वो इसका पेमेंट या भुगतान कर देगा। अगर ये बिल को हम चाहें तो हमारे बैंक से भी भुगतान ले सकते हैं। जैसे मान लो ए ने बी व्यक्ति को माल बेचा और बी व्यक्ति ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखकर ए को दे दिया।
अब ये है 10,000 रुपये का लिखा है। अब ए अपने मैंने बैंक के पास जाता है और ये कहता है साहब ये 10,000 रुपये जो है आप 20 से 3 महीने बाद में ले लीजिए और मुझे इसको जो है जो आपकी ब्याज रेट है, जो आपकी सुविधा रेट है, उतना डिडक्शन काट कर दे दीजिए। अगर मान लीजिए इस समय हमारे कोई भी जो इंटरेस्ट रेट चल रही है उसके आधार पर हमारा व्यापारी जो उसमें से 10,000 रुपये में से 500 रुपये जो भी वो बैंक दर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उचित समझता है काट कर हमारे ए व्यापारी को तुरंत भुगतान कर देगा। इस तरह से बी व्यक्ति को उधार माल मिल जाता है, ए व्यक्ति को जो है वो भुगतान मिल जाता है और एक तरह से ये वर्किंग कैपिटल टूल ही कहलाता है। और इस तरह हमारा ये जो कटौती का जो कार्य है, विनिमय विपत्र कटौती के कार्य, ये बैंक काफ़ी करते हैं और इनके द्वारा एक तरफ बैंक को इंटरेस्ट की अर्निंग होती है, दूसरे हमारे जो क्रेता है उसके लिए वर्किंग कैपिटल का इंतजाम होता है और विक्रेता जो है उसका माल आराम से बिक जाता है। ओके, थैंक यू। बाकी कार्य जो है हम आपको अगले मीटिंग में बताएंगे।